ये हमारी वीडियो स्ट्रेस के बारे में है। बेसिकली इस वीडियो में हम स्ट्रेस के बारे में एक इंट्रोडक्टरी बात करेंगे और हमारे इसमें ये मकसद होगा कि स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है और स्ट्रेस की जो बेसिक्स हैं वो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो स्ट्रेस के बारे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए हम डील करते हैं उन बॉडीज़ से जिन पर फोर्सेस या मोमेंट लगी हुई हों, वो बॉडीज़ जो हैं वो डीफॉर्मेबल हों। डीफॉर्मेबल बॉडी का मतलब ये होता है कि जब भी उन पर फोर्स या मोमेंट लगेंगी तो उनकी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लेंथ पहले 10 सेंटीमीटर थी तो वो बढ़ के या कम होके 10.1 सेंटीमीटर यानी कि मिसाल के तौर पर हो जाएगी। तो वो डिफॉर्मेबल बॉडी है। डिफॉर्मेबल बॉडी का जो दूसरा वो है रिजिड बॉडीज़। वो बॉडीज़ जिन पर फोर्स लगने से डायमेंशन उनकी चेंज ना हो, वो रिजिड बॉडी कहलाती है। तो डिफॉर्मेबल बॉडी में जब भी फोर्स लगेगी तो उसमें स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन पैदा होंगी। डिफॉर्मेशन तो वही है जो कि अभी मैंने आपको बताया, इसकी जो ज्योमेट्री में चेंज हो जाएगी वो इसकी डिफॉर्मेशन है। और स्ट्रेस वो है कि उसके अंदर जो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगी, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो इंटरनल फोर्सेस पैदा होंगी वो स्ट्रेस पैदा करती है। स्ट्रेस का इल्म हमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर मटेरियल की जिससे वो स्ट्रक्चर या वो बॉडी बनी हुई है, चाहे वो स्टील है, एल्युमिनियम है यानी कि मेटल है, या वुड है, या कोई प्लास्टिक है, हर मटेरियल की एक अपनी एक वो होती है बर्दाश्त करने की गुंजाइश कि उसमें कितनी स्ट्रेस पैदा हो सकती है। उससे ज़्यादा अगर पैदा होगी तो मटेरियल की डिफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर उससे भी ज़्यादा स्ट्रेस उसमें डाल दी जाए तो मटेरियल टूट जाएगा। तो ये इल्म हासिल होना हमें बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जब भी कोई स्ट्रक्चर या कोई मैकेनिकल पार्ट डिज़ाइन करें तो हमें पता हो कि हमने उसकी मुख्तलिफ डायमेंशन क्या रखनी है, ताकि वो डिज़ाइन उसका हम ऐसा बनाएं जो कि लोड बर्दाश्त कर सके। अब स्ट्रेस को समझने के लिए पहले हम एक्सियल स्ट्रेस से शुरू करते हैं, और ये आपके सामने जो है टू फोर्स मेंबर एक आपके सामने ये टू फोर्स एक मेंबर है, और ये जो फोर्स P और दूसरी फोर्स P दोनों एंड पर लगी हुई हैं, और ये सेल्फ इक्विलिब्रेटिंग है, यानी कि ये P और ये P बराबर है। अगर हम इसका नाम कुछ और भी रख दें, P प्राइम रख दें या कुछ F रख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने इस वक्त इस स्लाइड के लिए ये नाम P ही रखा हुआ है। इस टू फोर्स मेंबर का एक क्रॉस सेक्शन की शक्ल है। आप आसानी के लिए इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप एज्यूम कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू A है, यानी कि A की वैल्यू होगी कोई लेट्स से के 3 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। ये कोई इतना इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम ये जानें कि इस बॉडी के अंदर क्या हो रहा है इन दो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। अच्छा, इस वक्त जहन में ये भी रख लें कि ये कोई फिज़िकल पुल है, कोई आपने यहाँ पर कोई लेट से कोई चीज़ लगाई हुई है, कोई रोप है या कोई वो है, और आप इसको पुल कर रहे हैं, या कोई वेट है जो कि आगे जाके इससे लटका हुआ है, इस एंड पर कोई लेट से सपोर्ट है जहाँ से आपने इसको होल्ड किया हुआ है। ये तमाम चीज़ें इस वक्त इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। वजह ये कि स्टैटिक्स में हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम एक्सटर्नल सपोर्ट और या किसी और चीज़ को फोर्स अप्लाइंग का जो तरीका है उसको हम जब हटा सकते हैं, और जो हमारा इंटरेस्ट है इस बॉडी में, उसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो इसकी शक्ल यही होगी। अब हम इससे आगे जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम देखें कि इसके अंदर क्या हो रहा है। तो इसके लिए अब हम एक छोटा सा हाइपोथेटिकल कट एक लगाएंगे इसमें, और इस तरह करके, और ये कट की डायरेक्शन इसका बहुत ख्याल रखना है कि जो क्रॉस सेक्शन की वो है, वो कट की डायरेक्शन इस P के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो।
ये जैसे ये एंगल जो है ये 90 डिग्री बने, और हम इसको जो है एक तरफ का हिस्सा हम अपने साथ रख लेंगे और हम देखेंगे इस सरफेस पर क्या हो रहा है। अच्छा, जब हम ये देखेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि चूँकि हमने अब सिर्फ इस पार्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है, तो फिर यहाँ पर एक फोर्स आ जाएगी, और ये फोर्स जो है वो इनसाइड द बॉडी है, यानी कि इस फोर्स को हम इंटरनल फोर्स कह सकते हैं। अब ये P जो है ये एक सिंगल पॉइंटेड फोर्स की तरह नहीं है जिस तरह हम एक्सटर्नल फोर्स से हम डील करते हैं, बल्कि जो P है ये छोटी छोटी फोर्सेस पर मुश्तमिल है जो कि पूरे क्रॉस सेक्शन पर फैली हुई हैं। और जब हम इसको सम अप करें, इन तमाम छोटी छोटी फोर्सेस को जब हम ऐड करें तो हमें फिर फोर्स P मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी फोर्सेस P हैं ये तमाम जो है वो एक दूसरे के बराबर हैं और बड़े यूनिफॉर्म तरीके से ये पूरे क्रॉस सेक्शन पर फैली हुई हैं। और जो है हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस फोर्स की वैल्यू पता करना चाहें कि एक ये जो एरो है ये क्या है, तो हम P को जब A से डिवाइड करेंगे तो हमें उस फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। इसका नाम हमने दिया हुआ है सिग्मा। मगर जब हम P जो कि फोर्स है और A जो कि एरिया है, इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें फोर्स नहीं मिलती, बल्कि फोर्स की इंटेंसिटी आप कह लें वो हमें मिलती है, और इसी का नाम हमने स्ट्रेस रखा हुआ। तो एक्सियल स्ट्रेस को जो हम नाम देते हैं वो है सिग्मा। तो जब सिग्मा हम बोलेंगे तो से हमारा मतलब हमेशा यही होगा कि ये एक्सियल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो सिग्मा है। इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। अच्छा, किसी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में ये हो सकता है कि ये जो एरोज हैं, छोटी फोर्सेस हैं, ये जो हैं बराबर ना हो, बल्कि इनकी वैल्यू में थोड़ा बहुत फ़र्क हो, कोई छोटी हो कोई बड़ी हो, ये चीज़ हो सकती है। मगर चूँकि हमने बहुत सिंपल केस लिया है तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये बराबर है। इस केस में हम इसको सिग्मा एवरेज भी कह सकते हैं कि एवरेज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन, अंग्रेजी में अगर हम कहना चाहें। तो ये जनाब यहाँ से हमें कुछ आइडिया हुआ कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है। अगर बहुत गौर से देखें तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो ये इसको स्ट्रेस कहा। और फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया से हमारे जहन में प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी आता है कि प्रेशर भी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ही होता है, कि फोर्स जो कि एरिया पे लग रही हो, अगर हम उसको डिवाइड करें एरिया से फोर्स को तो हमें प्रेशर मिलता है। मगर जहन में रखें कि प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की बुनियाद पर मिलता है और स्ट्रेस जो है वो इंटरनल फोर्स की बुनियाद पर मिलती है। तो मुख्तसर तरीक़े से हम इसको ये कह सकते हैं, अगर इन तमाम पॉइंट्स को सम अप करें, कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो कि हमने शो की, उसको हम आम तौर पर एक्सप्रेस करते हैं कि वो स्ट्रेस है जो कि पूरे एरिया पर फैली हुई है। इसी तरह ये स्ट्रेस जो है ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो, वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है पूरे क्रॉस सेक्शन पर और यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकती। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेशक ये याद रख लें, याददाश्त के लिए, कि स्ट्रेस इज़ डिफाइंड एज इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल फोर्स। इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल फोर्स के तौर पर आप इसे डिफ़ाइन करेंगे तो ये एक तरह की प्रॉपर किताब की डेफिनेशन हो जाएगी। और जिस तरह हमने यहाँ पर कहा कि यूनिफॉर्म नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि पॉइंट टू पॉइंट इसकी वैल्यू फ़र्क हो सकती है। और इस केस में फिर हम देखेंगे कि जो एक्सटर्नल फोर्स P है वो हम इस तरह फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम स्ट्रेस का कोई फंक्शन अगर पता कर लें और इसको पूरे एरिया पर इंटीग्रेट करें तो फोर्स के बराबर होगा। तो ये रिलेशनशिप जो है वो हमारे कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के भी काम आती है। इस वक्त आप इसको सिर्फ ये रख लें कि स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स P। तो ये आप याद कर सकते हैं। एक्सियल स्ट्रेस की हमने बात की, अब हम शेयरिंग स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। अब वही टू फोर्स मेंबर है, मगर इस दफ़ा जो फोर्स P लगी हुई है वो जो एक्सियल एक्सिस है, इसका एक्सिस है टू फोर्स मेंबर का,
उसके वो 90 दर्जे पे लगी हुई है। और इसको बैलेंस करने के लिए ज़ाहिर है एक फोर्स पी प्राइम अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगी हुई है। अब हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम देखें कि इसकी वजह से यहाँ पर कौन सी स्ट्रेसेस इसके अंदर डेवलप हो। तो वही तरीका हम करेंगे। ये फोर्स पी लगी हुई है, ये फोर्स पी प्राइम लगी हुई है जो कि पी के बराबर है, और हम यहाँ से इसका एक हाइपोथेटिकल कट काटेंगे और लेफ़्ट वाला पार्ट हम रख लेंगे, और ये जो एक्सपोज हो जाएगी सरफेस अंदर वाली, ये अंदरूनी सरफेस एक्सपोज हो गई, तो हम देखेंगे कि इस पर क्या हो रहा है। तो बेसिकली जब हम इसको आइसोलेट करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो ये अलग हो गया, ये फोर्स पी वैसे के वैसे आ गई, और इसको बैलेंस करने के लिए इस अंदरूनी सरफेस पर जिसका क्रॉस सेक्शन हमने पहले आपको दिखाया हुआ है, उस पर अब ये फोर्स पी लग रही है। अब इस पी की डायरेक्शन का बहुत ख़ास ख्याल रखें, देखें कि फोर्स पी कहाँ पे लग रही है। फोर्स पी लग रही है विच इज़ एक्चुअली लाइंग ऑन दी क्रॉस सेक्शन इटसेल्फ। पहले जो फोर्स पी थी वो एक तरह का पुलिंग एक्शन कर रही थी, कि यानी कि वो जो क्रॉस सेक्शन है उसकी सरफेस को एक तरह का जैसे खींच रही थी। ये वाली जो फोर्स है ये पी, ये जिस तरह के क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये फोर्स पी जो है, ये फोर्स पी जो है इस तरह लेटी हुई है। अब ये फोर्स पी तो टोटल इफेक्ट है इसका, जबकि हम ये कहते हैं कि ये फोर्स पी छोटी छोटी फोर्सेस की सूरत में इस पूरे क्रॉस सेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें वही इस तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हम इस फोर्स पी को क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करें, तो हमें ये मिल जाएगी इसकी इंटेंसिटी। इसका नाम हमने टाउ रखा हुआ है। सिग्मा जो था वो इस डायरेक्शन में था, और टाउ जो है वो इस डायरेक्शन में है। अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि इस फोर्स पी और पी प्राइम की डायरेक्शन क्या है। तो लेकिन है ये कि टाउ जो है ये पूरे क्रॉस सेक्शन पर छोटी छोटी फोर्सेस की शक्ल में फैला हुआ है, और उसको हम फिर इंटेंसिटी ऑफ अप्लाइड फोर्स पी कहेंगे, और वो स्ट्रेस ही हुई। और चूँकि स्ट्रेस की ये डायरेक्शन मुख्तलिफ है, पहले जो स्ट्रेस थी वो इसको पुल या पुश कर रही थी, ये वाली जो है इसको वो एक तरह का जिस तरह शेयरिंग इफेक्ट पैदा कर रही है, जो हमने स्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम शेयरिंग स्ट्रेस रखा गया है। हम इसके बारे में और भी बात करेंगे, मगर अभी हमें आप ये समझ लीजिए कि शेयरिंग स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस में फ़र्क क्या है। इसको हम थोड़ा सा आगे जाके मज़ीद भी डिफ़ाइन करेंगे। एग्ज़ाम्पल हम दे देते हैं शेयरिंग स्ट्रेस की, जैसे कि रिवेट या बोल्ट जो है वो मुख्तलिफ़ जॉइंट्स में जब हों, अगर इसे सिंगल जॉइंट है या डबल जॉइंट है, कि एक मेंबर ऊपर है, एक आप स्किन समझ लें या प्लेट समझ लें, या कोई 2/4 मेंबर समझ लें, दूसरा नीचे है, और इसको जोड़ने के लिए हमने एक बोल्ट या रिवेट लगाया हुआ है। अब ये फोर्स पी है, ये फोर्स पी है, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन इनकी वजह से इस जगह पे यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस पैदा हो जाएगी, और उसकी हम एवरेज वैल्यू, जिस हमने पहले सिग्मा एवरेज की बात की थी, तो हम टाउ एवरेज की बात कर सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ये होगी कि P डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रिवेट और बोल्ट। इसी तरह अगर वो डबल जॉइंट है, कि एक लेट्स से प्लेट है ये, या कोई एयरक्राफ्ट की स्किन का पार्ट है, फिर दूसरा पार्ट है, या जैसे लग जॉइंट वगैरह होते हैं, ये दूसरा है, और ये एक लंबा सा बोल्ट थ्रू आउट जा रहा है, उसको टाइट किया हुआ है। फोर्स P यहाँ पर है, तो फोर्स P की वजह से यहाँ पर फोर्स P/2 और P/2 हो जाएगी, और इस दफ़ा हमारे जो बोल्ट में दो जगहों पर, यहाँ पर और यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस पैदा हो जाएगी, और इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स यहाँ पर P/2 होगी, P/2 डिवाइडेड बाय A यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पर
p/2 डिवाइडेड बाय a, यानी कि दोनों जगह पर हमें ये मिलेगी। तो इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें इसको तो इस तरह आप कर सकते हैं। ये इसका ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, और इस पर जो है शेयरिंग स्ट्रेस इस तरह है और इस तरह, ये दोनों एट ए टाइम प्रेजेंट होंगे, मौजूद होंगे ये दोनों एट ए टाइम। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेसिकली सिर्फ एक है, नीचे तो इसका ये वाला पार्ट होगा और वो इस तरह है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर है p/a। तो अब तक हमने दो तरह की स्ट्रेसेस की बात की, एक नॉर्मल स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस और एक शेयरिंग स्ट्रेस। इस वीडियो के शुरू में जब हमने एक्सियल स्ट्रेस की बात की तो हमने जो उस पर कट लगाया था, हाइपोथेटिकल कट, वो परपेंडिकुलर था फोर्सेस की डायरेक्शन के। अब एक सवाल पैदा होता है कि क्या अगर हम ये बजाय परपेंडिकुलर कट के हम ये किसी एंगल पर ही कट लगाएं, किसी ऑब्लिक एंगल पर, तो और फिर देखें कि क्या सिचुएशन होगी। तो अब हम उसके बारे में मुख्तसरन बात कर लेते हैं। अगर हम बजाय परपेंडिकुलर कट के किसी एंगल पर कट लगाएं और फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस किस्म की होगी कि जो राइट साइड पर है वो हमने डिसरिगार्ड कर दिया है, और जो बाकी हमारा टू फोर्स मेंबर है वो इस डायरेक्शन का हमारे सामने, एक फोर्स P जो अप्लाइड फोर्स है P वो ये है, जो इंटरनल फोर्स P है वो ये है, और जो ये एंगल है ये वाला जो प्लेन जो कि एक्सपोज्ड प्लेन है वो जो परपेंडिकुलर से बना रहा है वो थीटा है। और जाहिर है कि अब ये जो एरिया है वो अब वो रेगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है बल्कि एरिया कुछ और है, वो ये है एरिया। हो गया उसकी शक्ल लेट्स से रेक्टेंगुलर ही, मगर वो उसकी वैल्यू मुख्तलिफ होगी, तो उसको हमने नाम दे दिया ए थीटा का। ए थीटा को हम ए से उसका हम राब्ता कायम कर सकते हैं, यानी कि वो क्या है। तो अगर आप गौर से देखें तो एरिया ए जो कि यहाँ पर है वो बराबर है ए थीटा कोसाइन थीटा के। तो ये जहन में रखें कि अब जब हम इस फोर्स को या स्ट्रेस को निकालेंगे तो जो एरिया जिससे डिवाइड करेंगे वो ए नहीं होगा बल्कि ए थीटा होगा, क्योंकि ये फोर्स पी जो है वो इस एरिया ए थीटा पर एक्ट कर रही है, एरिया ए पर एक्ट नहीं कर रही। चलें जी आगे चलें तो इसको देखते हैं। अब हम P को, क्योंकि P अभी तक एक फोर्स है, तो इस P को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इसके दो रेगुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो एक हो जाएगा P कोसाइन थीटा और एक हो जाएगा P साइन थीटा। अब P कोसाइन थीटा को देखिए तो इसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द एरिया है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सियली नॉर्मल स्ट्रेस वाली चीज़ है। और जो दूसरी फोर्स है P साइन थीटा, ये इंटरनल फोर्स ही है, लेकिन ये जिस तरह के ये उस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर एरिया एक्सपोज्ड एरिया पर ये के पैरेलल मौजूद है, तो ये जो है वो शेयरिंग फोर्स की तरह की चीज़ हो गई। तो अब हम बात कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर प्लेन पर ये दोनों स्ट्रेसेस मौजूद होंगी। P कोसाइन थीटा की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस मौजूद होगी और P साइन थीटा की वजह से शेयरिंग स्ट्रेस मौजूद होगी, लेकिन इनकी वैल्यू P/A नहीं होगी, क्योंकि इस प्लेन, अगर यहाँ पर हम प्लेन काटते तो स्ट्रेस P/A होती और शेयरिंग स्ट्रेस 0 होती, बल्कि इनकी वैल्यू कुछ और होगी। अब हम इसको ज़रा देख लेते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो है सिग्मा वो होगी P कोसाइन थीटा जो कि नॉर्मल फोर्स है, इंटरनल नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय ए थीटा, और इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ करें तो P कोसाइन थीटा ओवर A ऑब्लिक कोसाइन थीटा आ जाएगा, यानी कि P/A जो कि वही स्ट्रेस है जो कि इस प्लेन पर है, अगर यहाँ पर प्लेन लिया जाता, इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि यहाँ पर ये पता चल गया कि सिग्मा जो है
वो थीटा का फंक्शन है। जो थीटा चेंज होता जाएगा हमारी नॉर्मल स्ट्रेस उस प्लेन पर चेंज होती जाएगी। और शेयरिंग स्ट्रेस के साथ वो करें तो वो बनेगा P/A साइन थीटा कोसाइन थीटा, यानी कि जो थीटा अगर हम किसी और एंगल पर अगर कट लगाएं इस तरह करके तो वो कोई और वैल्यू शेयरिंग और नॉर्मल स्ट्रेस की होगी। और ये जाहिर है कि थीटा जिस तरह चेंज हो रहा है वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो हम उसके थोड़ा सा बिहेवियर को भी देख सकते हैं। तो उसको मैंने प्लॉट किया है कि कैसे ये शेयरिंग नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो थीटा का एंगल थीटा का फंक्शन है। तो ये एंगल थीटा है जो 0, 45, 90 और 135 यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और 180 डिग्री पर है। और हम कैसे सिग्मा इक्वल टू P/A, अगर यहाँ P/A को 1 एज्यूम कर लें तो फिर कैसे ये चेंज हो रहा है। तो ये जो ब्लू है ये सिग्मा है कि मैक्सिमम 0 डिग्री पर मैक्सिमम इसकी वैल्यू P/A है, फिर ये कम होती चली जाती है, कम होते 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 वो 0 पे चली जाती है थीटा जब 90 डिग्री हो जाता है। और जब थीटा 90 डिग्री से बढ़ता है और 180 की तरफ जाने लगता है तो ये दोबारा बढ़ के वापस 1 पे चली जाती है। शेयरिंग स्ट्रेस को अगर देखें, शेयरिंग स्ट्रेस 0 से शुरू होती है, 45 डिग्री पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही होती है जो कि इसकी वैल्यू है, यानी कि सिग्मा की वैल्यू है। उसके बाद ये टाओ यानी शेयरिंग स्ट्रेस कम होते 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 दोबारा 0 पर आ जाती है 90 डिग्री पर। और उसके बाद जो जो हम एंगल बढ़ाएं वो फिर बढ़ने लगती है, लेकिन इस दफ़ा वो माइनस साइन में बढ़ती है यानी कि नेगेटिव, जिसका मतलब बेसिकली है कि वैल्यू तो नहीं चेंज होगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी कि जो वैल्यू 45 पर है वही वैल्यू 135 पर है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह ये नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो थीटा के साथ किस तरह उनका वैल्यूज़ तब्दील होती हैं वो यहाँ से काफ़ी आपको क्लियर हो जाएगा। दो चीज़ें हम यहाँ देख लेते हैं कि एक तो जहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम है वहाँ पर शेयरिंग 0 है। इसका रिवर्स ये हुआ कि अगर कोई आपको ऐसी प्लेन मिले जहाँ पर के या कोई ऐसा वो मिले जहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस 0 है, इसका मतलब है नॉर्मल स्ट्रेस उस जगह पर मैक्सिमम है। जहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम नहीं है, उसकी मगर कोई वैल्यू है, वो वैल्यू एग्जैक्टली उतनी ही है जो शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। और दूसरा ये कि जब शेयरिंग स्ट्रेस दोबारा 0 पर पहुँची तो ये उसकी वैल्यू दोबारा 0 नहीं है, बल्कि एक्चुअली अगर आप देखें तो ये इसकी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू जो नॉर्मल स्ट्रेस की है, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू तो ये है 1 और 1, जो दूसरी मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 है, वो भी वहाँ पर ही आएगी जहाँ पर के शेयरिंग स्ट्रेस 0 होगी। तो ये कुछ चीज़ें हम यहाँ से हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में और भी बात करेंगे जो जो हम सब्जेक्ट को और पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको ख़त्म करने की तरफ चलते हैं, तो हम कुछ जनरल बातें कर लेते हैं ताकि वो आपको याद रह सकें कि स्ट्रेस जो है वो एवरेज इंटरनल फोर्स है एक तरह का, यानी कि जो कि इंटरनल फोर्स है उसको हम उसके क्रॉस सेक्शन पर एवरेज आउट करें तो फिर क्या जो वैल्यू बनेगी फोर्स की एक तरह की, यानी कि वो स्ट्रेस कहलाई जा सकती है। लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यही है कि इट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स जब पूरे एरिया पर जहाँ पर आप एक्सपोज करते हैं उसे, वहाँ पर जो भी आपकी इंटरनल फोर्स है उसकी इंटेंसिटी जो है वो स्ट्रेस कहलाएगी। और ये कहलाएगी नहीं बल्कि कहलाती है, और वो पॉइंट टू पॉइंट उसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है, और वो एक तरह का फंक्शन है पोजीशन का कि यहाँ पर वैल्यू कुछ और हो सकती है, यहाँ पे कुछ और हो सकती है, यहाँ पे कुछ और हो सकती है। किसी और एंगल से अगर आप ये काटेंगे कट और फिर एक्सपोज करेंगे तो उस एरिया को
इंटरनल फोर्स पर, तो वहाँ पर इंटेंसिटी है वो पॉइंट टू पॉइंट फिर चेंज हो जाएगी। तो दो चीज़ों का वो हुआ कि एक तो हर पॉइंट और फिर जिस एंगल पर वो कट आपने काटा, तो ये ध्यान में आपने बहुत साफ वाज़ेह तौर पर रखना है। तो इंटरनल फोर्स जो है वो एक्चुअली प्रोड्यूस होती है कि जो पार्टिकल उसके अंदर हैं, बॉडी के अंदर है, उन पर वो इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होती है। और जबकि एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो सरफेस फोर्स या बॉडी फोर्स की फॉर्म में होती है। और इंटरनल फोर्स कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे वॉल्यूम के अंदर। अब आप जहाँ से भी उसको काट के देखेंगे उसकी एक वैल्यू होगी। और ये तमाम कट हाइपोथेटिकल होते हैं और मैथमेटिकली वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात कर ली जाए तो वो और भी अच्छा होगा कि एसआई यूनिट्स जो हैं वो स्ट्रेस के पास्कल कहलाते हैं, पीए के तौर पर उन्हें लिखते हैं। और वो होता है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो होता है वो 1 पास्कल होता है। तो इंजीनियरिंग क्वांटिटीज़ में चूंकि ये 1 पास्कल बहुत छोटा यूनिट है, तो हम मेगा पास्कल यानी कि 10⁻⁶ या मिलियन ऑफ पास्कल और गीगा पास्कल यानी कि 10⁹ पास्कल के बारे में हम बेसिकली बात करते हैं। आप जब भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो वो वहाँ पर मेगा पास्कल और गीगा पास्कल में बात होगी, पास्कल में बात नहीं होगी। लेकिन पास्कल बेसिक यूनिट है, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स पर स्क्वायर मीटर यूनिट एरिया वो 1 पास्कल फोर्स होता है। इंपीरियल यूनिट्स में स्ट्रेस इज एक्सप्रेस्ड इन पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, जिसको पीएसआई या किलो पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच यानी कि केएसआई जिसको कहते हैं, उसमें एक्सप्रेस किया जाता है। तो जनरली जो हम डील करते हैं वो एसआई यूनिट से करते हैं, तो हमारी सारी तवज्जो एसआई यूनिट्स पर रहती है। थैंक यू वेरी मच।